हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में एसडब्ल्यू के रूप में दिया था, जिसका सही सही जवाब क्या होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और आगे का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इवन दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डालूँ, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है चैनल पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच जाए और अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट कर पाओ। आप एक कलम कॉपी ले लो और सामने बैठ जाओ, और जैसे ही क्वेश्चन आए उसका आंसर आपको लगाना है, जितना टाइम मिले उतने में, और लास्ट में चेक करना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी इसका जो पिछले एसडब्ल्यू दिया था उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। ये पिछले क्लास में मैंने एसडब्ल्यू दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति या बाजार नियंत्रण इसने शुरू की थी, ठीक है। क्यों की थी? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से इसने बहुत बड़ी सेना रखी थी, जिसके लिए इसे नगद वेतन देना पड़ता था। ये मूल्य नियंत्रण में इसने लागू किया था, और ये उस पर बहुत सारे खर्च आते थे, तो इसने बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिए थे, ठीक है, निर्धारित कर दिए थे। वही बाजार नियंत्रण प्रणाली कहलाई, ठीक है। इसने एक विभाग की स्थापना भी की थी। उस विभाग का नाम था दीवाने रियासत, ठीक है। दीवाने दीवाने रियासत, ठीक है। इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने रियासत, और इसका जो प्रधान होता था, किसका? दीवाने रियासत का, वो होता था सदर ए रियासत। आपको याद रखना है, सदर ए रियासत। दीवाने रियासत का प्रधान होता था सदर ए रियासत। ये भी याद रखना। दीवानी रियासत एक विभाग था जिसका प्रधान होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, सदर जाता है, तो आपको याद रखना है। और सैनिकों के लिए इसने ये सैनिकों की भले के लिए ये नीति लाई गई थी, जो सैनिकों को नगद वेतन देता था, नगद वेतन दिया जाता था, और बाजार में मूल वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर देते अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। जल्दी जल्दी हमें टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं, और आप भी सही सही जवाब दे सकते हैं जब तक आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई? तो आपको पता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। आपको पता है कि टोटल 4 वेद हैं हमारे पास, मतलब हमारे वैदिक युग से 4 वेद हैं। उसमें साम वेद जो है वो संगीत से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि साम वेद संगीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक युग में, ये इतना ही क्वेश्चन देकर छोड़ दिया गया है, आपको सोचना है कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। इसमें से 3-4 में से एक आपको छांटना था। तो वैदिक युग में क्या बाल विवाह प्रमुख था? जी नहीं, वैदिक युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यहाँ पूछा गया कि बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, तो नहीं, बहु विवाह का प्रथा वो लोग जानते ही थे, ये भी सही है, ठीक है। मतलब ये गलत है। यहाँ होगा कि बहु विवाह प्रथा ज्ञात थी उन लोगों के, ठीक है। क्या बाल विवाह प्रमुख था? जी नहीं, बाल विवाह प्रमुख नहीं था, तो ये गलत हो गया। हमको सही चुनना है, ठीक है, कि सही कौन सा होगा। क्या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? तो आपको पता है कि विधवा पुनर्विवाह वैदिक युग में था ही नहीं, ठीक है। वो क्या था? अनुलोम विवाह की स्वीकृति था। वैदिक युग में अनुलोम विवाह। आप जानेंगे कि अनुलोम विवाह होता क्या है। तो आपको पता है कि उच्च वर्ण का पुरुष, ठीक है, पुरुष, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च वर्ण का पुरुष ही निम्न वर्ण के महिला से शादी कर सकता था, ठीक है। निम्न वर्ण की महिला से शादी अगर करता था तो वो कहलाता था अनुलोम विवाह। क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह, ठीक है। इसके विपरीत अगर निम्न वर्ग के पुरुष, ठीक है, उच्च वर्ग वर्ण की महिला से अगर शादी करता था तो वो कहलाता था प्रतिलोम विवाह। तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी आपने सुना होगा। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था न्यूयॉर्क में हुई थी, तो इसकी जो मुख्यालय इसका जो है वो भी न्यूयॉर्क में ही है। तो इस चीज़ को याद रखना है, 1965 न्यूयॉर्क, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो अंतर्राष्ट्रीय आई ए ई ए, ठीक है,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो था, इसकी स्थापना आपको पता है कि 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो वियना में हुई थी। कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका प्रमुख कार्य भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का प्रमुख कार्य क्या था? तो पूरे विश्व भर में परमाणु ऊर्जा की पूर्ति करना था। परमाणु ऊर्जा की पूर्ति करना इसका प्रमुख कार्य था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको भी सही सही टिक लगाते चलना है अगर आपके पास है तो। वेटिंग फॉर महात्मा ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? ठीक है, एक और पुस्तक है क्या? गाइड। गाइड किसने लिखी है? ठीक है, एक और पुस्तक था मालगुडी डेज। मालगुडी डेज ये किसने लिखी है? तो ये तीनों पुस्तक जो है आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। वेटिंग फॉर महात्मा, गाइड 2 नंबर में, और 3 नंबर में मालगुडी डेज। तो ये 3 पुस्तक आपको याद रखने हैं आर के नारायण के। ये 3 में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, और यही तीनों इनका इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो यही 3 में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है कभी भी आर के नारायण के बारे में। वेटिंग फॉर महात्मा, गाइड, मालगुडी डेज, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी? पूरब की बेटी, तो ये आपको पता है कि जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, जो आज का बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान अभी का है, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो, उन्होंने पुस्तक लिखी थी पूरब की बेटी, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, तो आपको पता है कि यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का था, ठीक है, आपको पता है कि जब शुरुआत में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। आपको पता है कि सूची कितने हैं? तो टोटल 3 सूची हैं। ठीक है, कौन कौन? राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें विषय होते हैं, ठीक है, कि कितने विषय। तो आपको पता है कि राज्य सूची में जो है टोटल 61 विषय है अभी वर्तमान में। ठीक है, संघ सूची में आपको 100 विषय देखने को मिलेंगे। ठीक है, और समवर्ती सूची में 52 52 विषय हैं। तो पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची के पास थी, लेकिन बाद में किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य का अधिकार होता है, राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, संघ सूची में सिर्फ संघ को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो पहले तो राज्य सूची में शिक्षा को रखा गया था, बाद में समवर्ती सूची में कर दिया गया वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 में इसे समवर्ती सूची में डाला गया था शिक्षा को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर इतना डिस्कशन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये तो बच्चा भी जो 6 क्लास 5 क्लास 4 3 सबके बच्चे बता देंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो आपको पता है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आपको पता है कि पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे पूछ दे। ज़्यादातर पृथ्वी सम्मेलन ही होता है, लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो भी 1992 ही होगा, 1992 ही होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन सेम ही है, मतलब उसी को बोला जाता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? तो आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कि अगर किसी वस्तु को मूल रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस रूप से वापस मूल रूप में लाया जाता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे मूल रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तन तो किया जाता है, लेकिन फिर वो वापस अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप पानी को बर्फ़ जमाते हो, तो फिर बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना सकते हो। ठीक है, फिर पानी को अगर वाष्प बनाते हो, तो वाष्प को जमा करके आप पानी बना सकते हो। लेकिन कोयला का जलना क्या, कोयला अगर फिर राख धुआं में जल जाएगा तो क्या वापस आएगा? नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने दोनों देख लिया। अगर भौतिक परिवर्तन पूछे या रासायनिक, आप आसानी से बना सकते हो। यही सिंपल सा परिभाषा था, आपको ईजी वे में समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस,
अगर पूछे विश्व मानवता दिवस, मानवता दिवस, या कहीं पे आपको मानवीय दिवस भी दे सकता है, ठीक है, मानवीय, मानवीय दिवस, तो दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, दोनों 19 अगस्त, दोनों सेम ही है, मतलब विश्व मानवता दिवस बोलिए या विश्व मानवीय दिवस, तो 19 अगस्त को हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? संयोजकता आपने पढ़ा होगा 12th में आसानी से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि किसी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो अष्टक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखा जाता है, उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। ये हमारा 4 नंबर का होता है। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको देखना है, देखिए क्वेश्चन पे आपको अच्छे से फोकस करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, क्या ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमें गलत ढूंढना है। सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक है? बिल्कुल, जितना भी वसा है, वसा में आपको पता है कि ऊर्जा समृद्ध होती है, वो एक ऊर्जा समृद्ध यौगिक है वसा। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है कि ग्लूकोज पीकर लोग दौड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट लेकर, ठीक है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं? जी हाँ, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, हल आधा अधिकतर ही होते हैं, ठीक है, तो सभी नहीं होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी ये हमारा गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? सबने अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें कौन सा रियासत था? आपको पता है कि जितने भी रियासत थे भारत के, उनमें से किसने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? वो था जूनागढ़। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, नहीं बोला गया है, इस चीज़ को याद रखना है कि नहीं बोला गया है। तो सहारिया राजस्थान बिल्कुल सही है, हमें गलत ढूंढना है, तो ये डी नहीं होगा। इरूला केरल की जनजाति है, बिल्कुल सही है। अदी आपको अ से अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है अदी। थारू, क्या थारू मध्य प्रदेश का है? तो नहीं, ये गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो है सुमेलित नहीं है थारू। तो थारू कहाँ की जनजाति है? तो आपको पता है कि थारू जो है नेपाल के तराई क्षेत्र के है, नेपाल के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। और नेपाल के तराई क्षेत्र से कौन कौन सीमा लगती है? तो उत्तराखंड, ठीक है, तो कुछ जनजाति उत्तराखंड में रहती है, यूपी, कुछ जनजाति जो थारू की है वो यूपी में भी निवास करती है, बिहार, तो बिहार, ये तीनों जो है नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे राज्य हैं जहाँ थारू जनजाति निवास करती है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आ गए हम लोग। बादशाहनामा का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता है कि बादशाहनामा जो है शाहजहां पे, सॉरी, शाहजहां पे लिखा गया था, यानी इसे शाहजहां नामा भी बोला जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो किसने लिखा था? तो आपको बादशाहनामा या शाहजहां नामा लिखे तो आपको बताना है कि अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी जो था उसने बादशाहनामा या शाहजहांनामा लिखा था, जो कि अबुल फजल का शिष्य था। ये भी याद रखना है कि अब्दुल हामिद लाहौरी का गुरु कौन था? तो अबुल फजल था, जिसने अकबरनामा लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर सानी किसे कहा जाता था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे सिकंदर सानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों का अध्यक्ष बना था? तो वैसा कौन से व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों के, तो वो यहाँ देखिए गलत हो गया, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल अबुल दोनों अलग हैं, आपको पता है, अबुल कलाम आज़ाद। एक एक हैं अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो आज़ादी के बाद वाले हैं, ये आज़ादी के पहले वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? तो आपको पता है कि
दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। उस समय भारत का जो शासक था वो था जॉर्ज पंचम, ठीक है। तो दिल्ली दरबार में जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की आधारशिला रखी गई थी। उस समय जो भारत का वाइसराय था, गवर्नर जनरल बोलते हैं, वो था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, तो उसी के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। तो आपको पता है कि बगलिहार परियोजना जो है JNK में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में है, डोडा जिला में है, और चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ये सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। बुशमैन जो है एक जनजाति है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बुशमैन जो क्या है, वो एक जनजाति है जो कहाँ पूर्वी अफ्रीका में निवास तो करती है। पूर्वी अफ्रीका के कालाहारी, सॉरी पूर्वी अफ्रीका नहीं, बुशमैन एक जनजाति है जो कालाहारी में निवास करती है। जो कालाहारी कहाँ है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, याद रखना है आपको। कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति निवास करती है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो बुशमैन से संबंध किसे करेंगे, कालाहारी को, इस चीज़ को याद रखना है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए। तो स्मार्ट मनी जो है वो क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के रूप में बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ है कि पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है, या वही जो भारतीय मानक समय का है, या वही जो भारतीय मानक समय से पीछे है, या भारतीय मानक समय से आगे। तो पटना का, आपको पता है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर से। तब जो ये मिर्ज़ापुर है, आप मान लो कि ये बीच में मिर्ज़ापुर है, ठीक है, ये मानक समय मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रही है। तो इस मानक समय से पश्चिम पश्चिम अगर जाएंगे तो हम भारतीय मानक समय से पीछे जाएंगे। क्या जाएंगे, पश्चिम जाएंगे तो पीछे जाएंगे। वही अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो हम भारतीय मानक समय से आगे जाएंगे। तो आपको पता है कि मिर्ज़ापुर जो है वो मिर्ज़ापुर से पटना पूर्व की ओर है, तो हम भारतीय मानक समय से आगे चले जाएंगे, ठीक है, आगे होंगे। और वही पश्चिम आप चले जाओ मुंबई की तरफ, तो वो भारतीय मानक समय से पीछे है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हम आपको HW में दे रहे हैं, ये आपको करके आना है। अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी प्रैक्टिस सेट में इंटरेस्ट है, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या MTS का, या इवन दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इतने विश्लेषण के साथ कोई आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहा होगा, हमें पता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे भी अच्छे तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा पाएँ। तो अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।